तो आप भी टेलीस्कोप से जुपिटर, सैटर्न एंड डिफरेंट प्लैनेट्स की कुछ इस तरह की फोटो लेना चाहते हैं हाँ। और जानना चाहते हैं कि कैप्चरिंग कैसे करते हैं, हाँ। और आपको हिंदी में प्रोसेसिंग की कोई वीडियो नहीं मिली। अरे हाँ भाई हाँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्लैनेट्स को एक टेलीस्कोप और एक मोबाइल कैमरे से कैसे कैप्चर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कैप्चरिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। लेकिन भाई कौन सा प्लान कैप्चर करने वाले हैं? तो मैं कैप्चर करने वाला हूं प्लैनेट जुपिटर, उसके मून्स और यहां तक कि उसके ग्रेट रेड स्पॉट को भी। और अगर लक अच्छा रहा तो हम लोग आयो के एक्लिप्स को भी उसके सरफेस पे कैप्चर कर पाएंगे। तो जुपिटर के हम लोग इजीली क्लाउड बैंड्स, उसके 4 सबसे बड़े मून्स और उसका ग्रेट रेड स्पॉट कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम जुपिटर पे होने वाले एक्लिप्सेस को भी कैप्चर कर सकते हैं, जो कि हर 10 घंटे में होते रहते हैं। तो GRS यानी ग्रेट रेड स्पॉट को भी हम अपनी टेलीस्कोप से कैप्चर कर सकते हैं। GRS जुपिटर के अपर एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है। यह जुपिटर का ही नहीं, सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा स्टॉर्म है। इसके अगर साइज की बात करें तो इसके अंदर 2 अर्थ इजीली समा सकती हैं। आप इसको एक 50 mm और एक 70 mm टेलीस्कोप से भी इजीली कैप्चर कर सकते हैं। मेरा जो फेवरेट फीचर है जुपिटर के सरफेस का, वो है जुपिटर के मून्स का एक्लिप्स। जब जुपिटर के मून्स जुपिटर और सन के बीच से पास होते हैं, तब हमें जुपिटर के एटमॉस्फेयर पे एक एक्लिप्स देखने को मिलता है, जो कि मून की शैडो की वजह से फॉर्म होता है। जुपिटर के सरफेस पे हर 2-3 दिन में एक्लिप्स होते रहते हैं, और इसे भी आप अपनी टेलीस्कोप से इजीली कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम एक 70 to 80 mm की टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप जुपिटर पे एक्लिप्सेस और उसकी ग्रेट रेड स्पॉट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार स्टेलेरियम पर GRS और उसके मून्स की पोजीशन चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी जुपिटर के मून्स उसके पीछे होते हैं या फिर उसके आगे से पास हो रहे होते हैं, तो हमें दिखते नहीं है। और ग्रेट रेड स्पॉट से हमें तभी दिखता है जब अर्थ फेसिंग साइड पे होता है। जब वो पीछे होता है तब ऑफ कोर्स हम उसे नहीं देख सकते। तो चलिए अब छत पे चलते हैं और कैप्चरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो कैप्चरिंग करने के लिए मैं कोई डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी कैमरा यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं अपने Redmi Note 8 Pro मोबाइल कैमरे को और एक मोबाइल अडेप्टर को यूज करने वाला हूँ। मैं अपने मोबाइल कैमरे का एक इनबिल्ट कैमरा एप्लीकेशन को भी यूज कर सकता हूँ, जो कि प्रो वीडियो पे शूट करता है, लेकिन हायर कंट्रोल्स के लिए मैं ProCam X या फिर Relense एप्लीकेशन को यूज करने वाला हूँ। आप भी इसे प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ProCam X और Relense जो एप्लीकेशंस हैं, ये हमें ISO, शटर स्पीड और वाइट बैलेंस को मैनुअली कंट्रोल करने देती हैं, जिससे हम लोग इजीली जुपिटर के सरफेस की डिटेल्स को निकाल के कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर कैमरेज होते हैं जिनमें ऑटो फोकस होता है, वो हमें ये फीचर्स इनेबल नहीं करने देते, इसलिए मैं इन एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए अब कैप्चरिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमने टेलीस्कोप को पोलर लाइन कर लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे जुपिटर को कैसे देखना है, जुपिटर को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे लो पावर वाले आईपीस को यूज़ करेंगे, जो कि है हमारा 25 mm आईपीस। तो सबसे पहले मैं 25 mm आईपीस को अपने यहाँ पे लगाऊंगा। और जुपिटर को आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो उससे पहले वहाँ पीछे मून दिख रहा है, तो मैं अपनी टेलीस्कोप को मून की तरफ ही घुमा देता हूँ। और मैं मोबाइल फ़ोन अडेप्टर यूज़ करने वाला हूँ जुपिटर को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी कैमरा है नहीं। तो मैं अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो इसमें अटैच करके और फिर इसको यहाँ पे लगा के जुपिटर की फ़ोटो लेने वाला हूँ। तो अभी मैं अपनी टेलीस्कोप को मून की तरफ घुमाने वाला हूँ। मैं फाइंडर्स को ऑन करूँगा अपना सबसे पहले, और फिर अपने राइट असेंशन और डेक्लिनेशन एक्सेस को मूव करके जो रेड डॉट फाइंडर का जो डॉट है उसको मून की तरफ कर दूँगा। और अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मून होराइजन बहुत नीचे है, लेकिन मेरी टेलीस्कोप से वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है मून अभी। तो
अभी हम प्रो कैम एक्स यूज़ कर रहे हैं कैप्चरिंग के लिए, और मैंने अभी अपना ISO एंड शटर स्पीड इंक्रीज कर रखी है ताकि हम लोग जुपिटर के मून्स को ईजिली कैप्चर कर सकें। तो अभी हम जुपिटर के 3 मून्स को देख पा रहे हैं, जो कि है यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमीड। करंटली यूरोपा जो है वो टॉप पे दिख रहा है, और आयो जो कि जुपिटर का वॉल्केनिक मून है वो जुपिटर पे एक्लिप्स कास्ट कर रहा है। तो अब हम ISO एंड शटर स्पीड को कम कर रहे हैं। और ये देखिए, हम क्लियरली जुपिटर की काफ़ी सारे सरफेस डिटेल्स को कैप्चर कर पा रहे हैं। वैसे आप लोग प्रो कैम एक्स की जगह रीलेंस एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ISO पे और ज़्यादा कंट्रोल देता है। लेकिन मैं रीलेंस को यूज़ करना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो वीडियो क्वालिटी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर देता है, इसलिए मैं प्रो कैम एक्स जनरली यूज़ करता हूँ। और ये जितनी भी वीडियोज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मैंने लाइव स्ट्रीम में कैप्चर कर रखी हैं। तो अगर किसी को लगे कि ये फेक वीडियो है, तो एक बार लाइव स्ट्रीम जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। इस लाइव वीडियो में हम जुपिटर के नदर्न एंड सदर्न इक्वेटोरियल बेल्ट्स को ईजिली देख पा रहे हैं। मोरओवर, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको GRS भी क्लियरली दिख जाएगा। एंड मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट वी हैव कैप्चर्ड इज द व्यू ऑफ आयो एक्लिप्स ऑन जुपिटर। कैन यू इमेजिन, हम अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें हम एक एक्लिप्स देख पा रहे हैं जो कि हमारे प्लैनेट पे नहीं हो रहा, बल्कि हमसे 700 मिलियन किलोमीटर दूर एक प्लैनेट पे एक एक्लिप्स हो रहा है। उसे मैं घर बैठे अपनी टेलीस्कोप से देख पा रहा हूँ। इट्स टोटली अमेजिंग एंड माइंड बॉगलिंग। ओके, सो हमारी कैप्चरिंग पूरी हो गई है और अब प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए हम लोग 3 फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, जिनमें से है पहला है पिप यानी प्लानिटरी इमेजिंग प्री प्रोसेसर, देन ऑटो स्टैकर 4 एंड देन रेजिस्टैक 6। आप लोग ऑटो स्टैकर 3 भी यूज़ कर सकते हो वैसे, बट ऑटो स्टैकर 4 नया वर्जन है तो मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पिप को ओपन करेंगे और हमारी सोर्स फाइल को भी ओपन करेंगे, जो कि हमने डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव कर रखी है। तो ये वो वीडियो है जिसकी हम आज प्रोसेसिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्लियरली जुपिटर के क्लाउड बैंड्स और उसका हल्का हल्का ग्रेट रेड स्पॉट भी देख पा रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो को सबसे पहले सेंटर करेंगे, क्योंकि ऑटो स्टैकर को स्टैक करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है ये एक जगह सेंटर्ड होना चाहिए ऑटो स्टैकर में स्टैक करने के लिए। अभी ये मूव कर रहा है हमारी फ्रेम में अर्थ के रोटेशन की वजह से, तो सबसे पहले पिप की मदद से हम लोग इसे स्टेबलाइज करेंगे। तो चलिए अब फटाफट पिप को खोलते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ये हमारी आउटपुट फ्रेम आ चुकी है, हम इसे क्लोज करेंगे और अब प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टिमाइज ऑप्शंस फॉर प्लानिटरी करेंगे, देन बैच मोड, क्योंकि हम लोग सिंगल फाइल यूज़ कर रहे हैं अभी। जॉइन मोड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग मल्टीपल सोर्स फाइल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास सिंगल ही है, तो हम लोग बैच मोड के साथ जाएंगे। और अभी हम लोग 729 फ्रेम्स को स्टेबलाइज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर देख सकते हैं फ्रेम्स का। फिर हम लोग जाएंगे इनपुट ऑप्शंस पे, यहाँ पे सब कुछ हमें डिफ़ॉल्ट रहने देना है। फिर प्रोसेसिंग ऑप्शंस, और यहाँ पे हम यहाँ पे ध्यान दें तो फ्रेम स्टेबलाइजेशन मोड हम लोग ऑब्जेक्ट प्लानिटरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इनेबल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इस पे टिक करेंगे, और फिर यहाँ पे टेस्ट डिटेक्ट थ्रेशोल्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड एरिया है वो प्रोसेसिंग का एरिया है। हालांकि यहाँ पे मून्स दिख रहे हैं, लेकिन जो रेड एरिया है वो प्लैनेट के सरफेस को एक्सीड कर रहा है, मतलब हमें इस रेड एरिया को कम करना है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑटो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन थ्रेशोल्ड को डिसेबल करेंगे और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करीब इसको 10 कर दूंगा, और फिर हम लोग टेस्ट डिटेक्ट थ्रेशोल्ड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो रेड प्रोसेसिंग एरिया है वो सिर्फ प्लैनेट के आसपास रहेगा। जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे में ग्रीन सेलेक्ट हो रखे हैं, वो पिप हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपको इन्हें यूज़ करना चाहिए, तो आप ये भी एक बार ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग टेस्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टॉप पे। तो ये हमारी फ्रेम होने वाली है जो पिप हमें प्रोसेस करके देगा। एक और ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है क्रॉपिंग का। इनेबल क्रॉपिंग मतलब यहाँ पे जैसे हमने टेस्ट किया आउटपुट फ्रेम को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो करीबन 450 पिक्सल्स का है। तो हम इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसको 600 कर दूँ और इसको भी 600 कर देते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है फ्रेम हमारा। एक और ऑप्शन जो आपके काम आ सकता है वो है कन्वर्ट कलर टू मोनोक्रोम। इस पे क्लिक करके हमारी जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। हम इसे अभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली ये मून या फिर सन को प्रोसेस करने के लिए काम आता है। फिर हम लोग क्वालिटी ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही छोड़ देंगे। हम इनेबल क्वालिटी एस्टिमेशन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये
मून और सन को प्रोसेस करने के लिए जनरली काम आता है। फिर आउटपुट ऑप्शंस पे जाएंगे और आउटपुट फॉर्मेट को हम लोग सेलेक्ट कर देंगे AVI में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑटो स्टैकर है वो AVI फॉर्मेट को ही स्टैक कर पाएगा। देन वील गो टू डू प्रोसेसिंग and then we'll tick on open output folder when complete and then we'll start processing. So अभी जो पिप है वो 728 फ्रेम्स को प्रोसेस कर रहा है। A few moments later. तो हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। एक बार इसे मैं क्लोज करूंगा और चेक कर लेते हैं कि क्या सारी 700 फ्रेम्स प्रोसेस हुई हैं। तो हमने टोटल इनपुट फ्रेम्स दी थी 728 और टोटल आउटपुट फ्रेम्स आई हैं 728। तो सारी फ्रेम्स हमारी प्रोसेस हो चुकी हैं। एक जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे जो टोटल आउटपुट फ्रेम्स है वो 728 से कम है तो हमें प्रोसेसिंग ऑप्शंस में जाके ये जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट थ्रेशोल्ड है इसको सही से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एरर है जो कई बार हमें फेस करना पड़ता है। तो अब हमारी पिप की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो पिप का एक फ़ोल्डर यहाँ हमारे न्यू फ़ोल्डर में क्रिएट हो चुका है जिसमें हमारी पिप की प्रोसेस्ड वीडियो है। हम इसे ओपन करके देखते हैं कि पिप ने हमें क्या रिजल्ट्स दिए हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पिप ने हमारी वीडियो को स्टेबलाइज कर दिया है और जुपिटर अब अपनी फ्रेम में मूव नहीं हो रहा है, वो एक सेंटर में फिक्स्ड है। तो चलिए अब ऑटो स्टैकर की तरफ चलते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं। तो हमने ऑटो स्टैकर को ओपन कर लिया है। हम इस वीडियो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ऑटो स्टैकर का काम है कि हमारी जो बेस्ट फ्रेम्स हो हमारी वीडियो में उनको सेलेक्ट करके उन्हें स्टैक करना जिससे इमेज इंप्रूव हो सके। सो ऑटो स्टैकर स्टैक्स ऑल द बेस्ट फ्रेम्स इनटू अ वन सिंगल इमेज। सबसे पहले हम लोग इमेज स्टेबलाइजेशन में प्लैनेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद क्वालिटी एस्टिमेटर को ऑटोमेटिक पे रहने देंगे और फिर उसके बाद एनालाइज पे क्लिक करेंगे। एनालाइज करने के बाद ऑटो स्टैकर सभी फ्रेम्स को क्वालिटी वाइज अरेंज कर देगा। यहाँ पे आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि क्वालिटी वाइज ऑटो स्टैकर ने सारी फ्रेम्स को अरेंज कर दिया है। तो जो सारी बैड क्वालिटी की फ्रेम्स हैं वो यहाँ पे एंड में रहेंगी और जो गुड क्वालिटी की हैं वो आगे रहेंगी। जनरली जो क्वालिटी एस्टिमेशन होता है वो फ्रेम की ब्राइटनेस की वजह से होता है। तो अब हम लोग इस विंडो पे आते हैं। तो अब हमें स्टैक करने से पहले हमारी इमेज पे अलाइनमेंट पॉइंट्स प्लेस करने होंगे। तो AP यानी अलाइनमेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें अपनी इमेज पे प्लेस करने होते हैं। तो APs को हमें जनरली जो भी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जैसे कि क्लाउड बैंड्स, ग्रेट रेड स्पॉट, मून्स या फिर सैटर्न के केस में रिंग्स, ऐसी जगहों पे प्लेस करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ अलाइनमेंट पॉइंट्स वाली सेक्शन में आ चुके हैं और AP साइज में यहाँ पे 24 सेलेक्ट करूँगा और जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं वहाँ पे इन्हें प्लेस करूँगा। जैसे कि क्लाउड बैंड्स पे यहाँ प्लेस करूँगा मैं इसे और ग्रेट रेड स्पॉट के ऊपर भी और यहाँ पे भी, मतलब पूरे इसको कवर कर लेना है हमें AP से। अगर आप ऐसे मैनुअली नहीं करना चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस AP ग्रिड ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके डायरेक्टली ऑटो स्टैकर अपने हिसाब से पूरे प्लैनेट के ऊपर अपने अलाइनमेंट पॉइंट्स प्लेस कर देगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप इसे क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं सारे अलाइनमेंट पॉइंट्स को। और अलाइनमेंट पॉइंट प्लेस करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना है अलाइनमेंट पॉइंट प्लेस करने के लिए और राइट क्लिक करना है अलाइनमेंट पॉइंट हटाने के लिए। तो मैं ऑटो स्टैकर को ही बोलूँगा कि वो सारे अलाइनमेंट पॉइंट्स प्लेस कर दे। और अब हम यहाँ पे जाएंगे स्टैक ऑप्शंस में। तो स्टैक ऑप्शंस में हमें स्टैक करने से पहले परसेंटेज ऑफ इमेजेस टू बी स्टैक्ड हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्लैनेटरी इमेजेस के लिए जनरली मैं 10 to 15% फ्रेम्स को स्टैक करता हूँ। तो यहाँ पे हम 50 की जगह मैं यहाँ पे 10% इमेजेस को स्टैक करने वाला हूँ और ड्रिजल को हम लोग ऑफ रखेंगे और अब हम लोग स्टैक पे क्लिक कर देंगे। A few minutes later. तो अब हमने हमारी इमेज को यहाँ रजिस्टैक 6 में ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग वेवलेट स्कीम्स को लीनियर पे रखेंगे और वेवलेट फिल्टर को गॉसियन पे। अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट्स चाहिए जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस्ड इमेज चाहिए या फिर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को उभारना है तो हम लोग डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे। लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट को जनरली यूज़ नहीं करता क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस कर देता है ये इमेज को। लेकिन हालांकि काफ़ी सारी डिटेल्स निकल के आ जाती हैं इससे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोसेस लगता है मुझे ये। तो हम लोग यहाँ पे रीसेट वेवलेट्स करेंगे और गॉसियन पे इसको वापस से सेट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमें 6 स्लाइडर्स दिख रहे हैं यहाँ पे लेयर्स के, इनको लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना है धीरे धीरे। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ और इसको भी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स निकल के आई हैं। जैसे कि मैं अगर ऐसे दिखाऊं प्रोसेसिंग से पहले तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, हमें हल्का हल्का ग्रेट रेड स्पॉट दिख रहा था। और ध्यान से देखें तो यहाँ पे उसका एक मून भी दिख रहा है, मून की शैडो दिख रही है जुपिटर के सरफेस पे। तो हम इसे थोड़ा इधर की तरफ मूव करें, वेवलेट फिल्टर को अगर राइट की तरफ मूव करें तो हमारी इमेज जो है वो शार्प होती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन एक पॉइंट पे आते आते ये ओवर शार्प होने लग जाती है। मतलब
देख सकते हैं आप कि काफ़ी सारे ग्रेनी हो रही है इमेज। तो ग्रेन्स को हटाने के लिए यहाँ पे डीनॉइज ऑप्शन है। तो डीनॉइज करने के लिए ये जो 0 दिख रहा है ना, इसको इंक्रीज करना है। जो डीनॉइज ऑप्शन है इसको उन्हीं लेयर्स पे इंक्रीज करना है जिनको आपने यूज़ किया हुआ है। जैसे कि 1, 2 और 3 को हमने यूज़ किया है, यहीं पे इंक्रीज करेंगे डीनॉइज को। तो धीरे धीरे जो नॉइज़ है वो कम हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक नॉइज़ अब काफ़ी कम हो चुका है। तो सारी प्रोसेसिंग होने के बाद हम लोग डू ऑल फंक्शन पे क्लिक करेंगे, जिससे जितने भी फंक्शंस हमने यूज़ किए वो पूरी इमेज पे अप्लाई हो जाए और सेव इमेज कर देंगे। तो हमने ऑटो स्टैकर से स्टैक करने के बाद ये इमेज निकाली थी, जिसमें जो इतनी ज़्यादा शार्पन्ड इमेज ले, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारी सरफेस डिटेल्स हमें दिख रही हैं। और ऑटो स्टैकर से स्टैक करने के बाद हमने रेजिस्टैक्स में जब इसे प्रोसेस किया और फिर फाइनल इमेज जो निकाली वो ये थी। हम लोग क्लियरली इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों इमेजेस में डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। इसमें हम लोग जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट और उसके कई सारे क्लाउड बैंड्स देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको ये जुपिटर के ऊपर, उसका मून एक्लिप्स कर रहा है, ये वो है। तो ये भी काफ़ी अच्छी डिटेल हमने निकाली है। तो इन्हीं 3 फ्री सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके आप भी काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं जुपिटर, सैटर्न और इवन मार्स के ऊपर भी। Okay, so over a time frame of about 4 months, I've captured several amazing shots of Jupiter and also a time lapse of its eclipse. So here are they. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and like this video.